एक भाई अपनी ही बहन से कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम्हारे प्यार को मैं तुम्हें पाने नहीं दूंगा। और उस बहन को और उस बहन के प्यार को, यानी जिससे वो लड़की प्यार किया करती, बहुत पुराना किस्सा होता है, जंगल में ले जाकर अपने हाथों से उन दोनों को जान से मार देता है। अपनी बहन को इस दुनिया से दूर भेज देता है और बहन के साथ उस प्रेमी को भी इस दुनिया से अलविदा कर देता है। दूसरी बात, जो प्रेमी था बहन का, वो इस भाई का सगा दोस्त होता है। अब तीसरी बात, ये बात पंचायत में आती है क्योंकि उस लड़के के घर वाले भाई विरोध करते हैं, लेकिन वहां पर भी ये बहुत हंसते हुए, मूंछों को ताप देते हुए, बहुत जब इसकी तरफ पंचायत होती है, पंच बैठते हैं, तो वो भी इसी की तरफ होते हैं और इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उस समय की बात ही ऐसी थी कि कानून से ज्यादा फैसले पंचायत लिया करती थी, आप भी जानते हैं। आज मैं अपने परिवार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल क्या है? आप बहुत ज्यादा जानकार हो, मुझसे भी ज्यादा जानकार हो। विधि का विधान किसे कहते हैं? नियति किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या हमारे कर्म एक जन्म के होते हैं? नहीं, हमारे कर्म कई जन्मों के होते हैं और जिनका हमें भुगतान करना पड़ता है, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। इस जन्म में हमने एक इंसान को देखा और देखकर लगा कि इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जब हम उस इंसान के पिछले जन्म की बातों को जानते हैं ना, तो लगता है कि जितना इसने किया था उससे तो इसे बहुत कम मिला है। तो शायद इसी को विधि का विधान कहते हैं। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, तो सवाल जवाब करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि हमने बोए पेड़ बबूर के, तो आम कहां से होए। जब बबूर के पेड़ बो दिए तो आम की उम्मीद बिल्कुल मत करना। दोस्तों, आज एक रोमांचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। स्टोरी शुरू होती है तमिलनाडु के एक शहर से, कोयम्बतूर शहर, जहां पर बहुत पुरानी बात होती है। इस यहाँ के जो निवासी होते हैं, श्रीवास अयंगार मतलब भाई होता है, और इनकी बहन पार्वती अम्मा होती है। पार्वती अम्मा बहुत खूबसूरत होती है और जो श्रीनिवास होता है ये बहुत दबंग टाइप का व्यक्ति था। मतलब इसका रुतबा या इसकी तूती इसके आसपास बोला करती, लोग इसकी बातों को माना करते, पंचायत इसके बस में रहा करती। उस समय शहर भी इतने विकसित नहीं हुए थे। ये अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम, प्यारी बहन जी से प्यारी बहन होती है। और यहाँ पर श्रीनिवास का एक दोस्त होता है, राजगोपाल आयर। राजगोपाल का रोज इनके घर पर आना जाना होता है। बचपन से ही ये तीनों एक ही उम्र के से होते हैं और बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्वती बहुत खूबसूरत थी, पार्वती अम्मा, और जो बहुत ही समझदार थी, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं राजगोपाल को अपना दिल दे बैठी थी। मतलब राजगोपाल से प्यार करने लगी थी, दोनों में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर दुविधा थी कि जो पार्वती है वो सोचती है कि श्रीनिवास मेरे भाई को अगर पता चलेगा तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। फिर एक मन में दूसरा सवाल आता है कि मैं इतनी प्यारी बहन हूं तो वो मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं करेगा। यहाँ पर राजगोपाल भी इसी भ्रम में रहता है कि हमारे प्यार को ये जो हमारा दोस्त है ये स्वीकार करेगा, पार्वती का भाई हमारे प्यार को स्वीकार करेगा श्रीनिवास। अब यहाँ पर ये दोनों जने पहले अपना कोई रिश्ता कायम करने से पहले इस श्रीनिवास के पास जाते हैं। दोनों खड़े हो जाते हैं, पार्वती अम्मा और राजगोपाल अय्यर दोनों खड़े होते हैं और दोनों हाथ जोड़कर इसके चरणों को छूते हैं। तो यहाँ पर श्रीनिवास को कुछ अजीब लगता है। श्रीनिवास कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अभी ये बातें चार दीवारी के अंदर होती हैं। ये बहन कहती है कि भैया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो भाई कहता है कि बहन तुम अगर जान भी मांगोगी ना तो मैं जान भी तुम्हें दे दूंगा। तो बस यहाँ पर जो पार्वती होती है इसी बात को सुनकर कहती है कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए भाई, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि अपनी इस बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरा हाथ यहाँ पर राजगोपाल के हाथों में दे दो। मुझे राजगोपाल बहुत पसंद है, तुम्हारी मर्जी के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तक केवल हम दोनों में बातें हुई हैं। ये बात सुनकर जो श्रीनिवास होता है वो राजगोपाल की तो बात सुनता ही नहीं है और अपनी बहन की चुटिया पकड़कर उसे दीवार में मारता है। कहता है
कि जान ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन तुम इस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि भैया तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। वो कहता है कि ये मेरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की बात है, तू ऐसा कह कैसे सकती है मुझसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की कि मैं तुम्हारा हाथ इस फटेरी के हाथ में दे दूंगा। एक इंसान का ईगो आड़े आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो पार्वती अम्मा होती है वो खाना पीना छोड़ देती है। पार्वती अम्मा को अपना ही भाई उसे कैदी बनाकर रखता है घर में, और यहाँ पर पार्वती अम्मा का जो प्रेमी होता है राजगोपाल, उसे जंगल में ले जाकर मार दिया जाता है। और वहां पर पार्वती अम्मा भी होती है। जब पार्वती अम्मा अपने प्यार को मरता हुआ देखती है ना, तो उसकी आंखों में खून खोल उठता है। वो सोच विचार में पड़ जाती है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, भाई ऐसे नहीं होते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में कुछ लोग ज्यादा बहुत कठोर दिल के हुआ करते थे। यहाँ पर पार्वती को घर लाया जाता है, घर लाकर उसे खाने पीने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन पार्वती ने जब देखा उसका प्यार इस दुनिया से चला गया, तो वो करीबन 3 महीने तक भूखी रहती है, कुछ भी नहीं खाती है। भाई को अब अफसोस हुआ कि मैं कहां से तुम्हारी प्रेमी को लाऊं, से तो मैंने मार दिया है। उधर इस भाई पर जो श्रीनिवास होता है, इस पर पंचायत बिठती है, और पंचायत इसी के हक में फैसला लेती है, क्योंकि ये दबंग व्यक्ति था और बड़े बड़े लोगों में बोलने की क्षमता रखता है। पार्वती की आवाज कोई सुन ही नहीं पाता है, पार्वती को कोई समझ ही नहीं पाता है। और दोस्तों यहाँ पर पार्वती 3 महीने की भूख के कारण 3 महीने में उसके प्राण निकलते हैं। लेकिन वो जाती जाती भी अपने भाई को इससे कहती है कि अब तो मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि तू मेरी माँ का जाया है। तुझे बद्दुआ दूंगी तो शायद ये मेरा कहीं ना कहीं अपमान होगा, मेरी माँ की परवरिश का अपमान होगा, लेकिन तुम्हें इन चीजों का भुगतान तो भरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते कहते पार्वती अम्मा इस दुनिया से चली जाती है, और वो भाई पश्चाताप भी करता है, अफसोस भी करता है, लेकिन अब क्या हो पछताए से जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ दिन बहन के वियोग में जो दबंग व्यक्ति था, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बुढ़ापे में, वो भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो नियति है ना, जो विधि का विधान है, जो हमारी प्रकृति है, वो सभी चीजों को दोबारा हमारे सामने लाकर खड़ा करती है। अब आपको बताती हूं कि कैसे खड़ा करती है। यहाँ पर जो श्रीनिवास है वो दूसरा जन्म लेता है। दूसरा जन्म लेकर इसका नाम रामचंद होता है। रामचंद होने के बाद ये अपनी जिंदगी आगे बिताता है और एक शादी करता है। शादी करने के बाद यहाँ पर जो पार्वती अम्मा होती है, वो इसकी बेटी के रूप में शानवी पैदा होती है। शानवी इसकी बेटी हो जाती है, और इस बेटी को पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्म की यादें होती हैं। लेकिन रामचंद श्रीनिवास को बिल्कुल भी पिछले जन्म की यादें नहीं होती, मतलब अपने पिछले जन्म की यादें नहीं होती हैं। लेकिन जो बेटी शादी के बाद हुई है, उसे अपने पिछले जन्म की बातें सारी याद होती हैं। यहाँ पर इस बेटी को जन्म देने के बाद जो रामचंद की पत्नी होती है, वो इस दुनिया से चली जाती है। जब पत्नी इस दुनिया में नहीं रहती है, तो जो रामचंद है वो शानवी पर अपनी जान छिड़कता है। बहुत प्यार करता है शानवी को, दिल का टुकड़ा है। और रामचंद फिलहाल एक बिजनेसमैन बनता है, मतलब दूसरे जन्म में ये एक बिजनेसमैन होता है। दोस्तों यहाँ पर जो पार्वती का प्रेमी था राजगोपाल, वो सूर्य कुमार के नाम से इन्हीं के पड़ोस में जन्म लेता है, और वो भी पैदा होता है। नियति दोबारा से प्रकृति सब कुछ रच रही है, लेकिन सभी से छुपके छुपके, क्योंकि प्रकृति को हिसाब किताब करना है उन लोगों का जो लोग एक दूसरे के साथ गलत करते हैं। अब रामचंद दूसरी शादी नहीं करता है। अपनी बेटी को अपनी जमीन जायदाद का वारिस मानते हुए, बेटी को ही बेटा मानते हुए ये इसकी परवरिश करने लगता है। बहुत अच्छी बेटी की परवरिश करता है, सब कुछ देता है, लेकिन इस बेटी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, और इसे ये भी याद होता है कि जो पिछले जन्म का मेरा बड़ा भाई था, जिसका नाम श्रीवास्तव था, वो इस जन्म में मेरे पिता बने हैं रामचंद। और यहाँ पर ये उस लड़के से भी मिल जाती है जो पड़ोस में पैदा हुआ था। इसका जो प्रेमी है, जिसका नाम सूर्य कुमार रखा जाता है, अब ये उससे बचपन से ही लगाव रखने लगती है, जैसा कि इसका पहले जन्म में हुआ था।
लेकिन रामचंद्र इस बात पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और ना ही सूर्य कुमार को कुछ भी याद था पिछले जन्म का, जो राजगोपाल होता है। जिंदगी आगे चलती है। आगे चलने के बाद जो ये लड़की होती है शानवी, इसका पिता कहता है कि बेटी तुम्हें मैं बिजनेस में आधा पार्टनर बनाऊंगा, ये करूंगा। और यहाँ पर इस जन्म में जो सूर्य कुमार होता है वो बहुत गरीब घर से होता है, बहुत ही गरीब घर से होता है। अब यहाँ पर लड़की को पिछले जन्म की बातें याद थी, तो वो अपने पिता के सामने उन बातों को नहीं रखना चाहती है, क्योंकि इसी पिता ने पिछले जन्म में बड़ा भाई बनकर इसके प्रेमी को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। अब यहाँ पर जो ये लड़की होती है, ये एक बात कहती है कि पिताजी, जो आपको इस सामने सूर्य कुमार दिख रहा है ना, ये जवान हो रहा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। तो ये पिता इस जन्म में भी विरोध करता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ये नहीं मानती है और चुपके से जाकर सूर्य कुमार के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है, कोर्ट में शादी कर लेती है। इससे जो रामचंद्र होता है पिता, उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपनी इकलौती बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है। लेकिन वो बेटी भी पूरे बदले के शोर में थी, क्योंकि वो इसकी पिछले जन्म की बहन है पार्वती। अब वो उसी पड़ोस में डंके की चोट पर पुलिस कस्टडी में उस मोहल्ले में ही रहती है अपने पति के साथ। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामचंद्र अब की बार प्रेम मोह माया में बंधा हुआ था। अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है, तो वो उसका बाल विवाह कर नहीं कर पाता और वो सोचता है कि भगवान तेरी कैसी माया है, मैंने इतने नाजों से इस बेटी को पाला, मैंने सोचा इसको एक बिजनेसमैन के घर में शादी कराऊंगा, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से ही ऐसा सब कुछ कर गई। क्या ये तुम्हारा सही विधान है? क्या तुमने सही किया है भगवान मेरे साथ? ये लफ्जों को उसकी बेटी रोज सुना करती। शायद एक पिता अपनी बेटी को सुनाने के लिए ही इन बातों को किया करता। अभी बेटी सुनती है, इसका पिता जो रामचंद्र होता है वो बीमार भी हो जाता है, तब भी वो बेटी को दया नहीं आती है। सालों बीत जाते हैं, तो वो एक दिन रोता हुआ खिड़की पर खड़ा होकर कह रहा है, आमई सामई बिल्कुल घर होता है, कि कैसी बेटी है तू, बेटी के नाम पर धब्बा है। तो यहाँ पर एकदम से जो शानवी होती है वो कहती है कि मैं बेटी के नाम पर धब्बा नहीं हूं, ये विधि का विधान है, मेरा तेरा बदला हुआ है, तो पिछले जन्म में मेरा भाई था। अब वो अपने पिता के घर आती है अपने पति के साथ और कहती है कि जो ये सूर्य कुमार है ना, ये पिछले जन्म में इसका नाम राजगोपाल था, और याद करो पिताजी, तुम मेरे पिछले जन्म में बड़े भाई थे जिसका नाम श्रीवास्तव था, वास्तव अंगार था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर भी चलूंगी जहां पर हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है। एक पिता को सारी बातें याद दिलाती है, कहती है कि तुमने मेरे प्रेमी को मार दिया था, आज प्रकृति ने मेरा बदला लिया है, मुझे सारी चीजें याद है। वो वहां पर पहुंचती है जहां पर उसका भाई दबंग था, कभी उसके भाई का नाम था, केवल अब वहां पर नाम ही था, हल्का फुल्का सा। इनका वंश बिल्कुल मिट जाता है। कहती है कि यहाँ पर तुमने हमारे साथ सब कुछ किया था, अब इस जन्म में मैं तेरी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ। जब तुम मैं तेरी बहन थी तो शायद इतना प्यार नहीं हो पाया होगा, लेकिन अब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इस जन्म में मैं तेरी बेटी हूं ना, उस जन्म में मैं बहन थी, तो शायद बहन कर कर तुमने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन अब वो अत्याचार तुम नहीं कर पाए। कानून के बस में आकर जब तुम्हारी चला करती थी, अब तुम्हारी चलती नहीं है। यहाँ पर ये भाई सब कुछ सोचता है, पिता रामचंद्र, और यहाँ पर जो प्रेमी खड़ा था सूर्य कुमार, वो भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर शानवी कहती है कि मुझे पिछले जन्म की एक एक बात याद है, तुमने मेरी चोटी को पकड़कर भीत में मारा था, देखो ये निशान मेरे अब भी सर पर बना हुआ है। तो भाई, अब तुमसे मैं भाई कहूं या पिता कहूं, लेकिन जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। प्रकृति दोबारा से सब कुछ रचती है, केवल मुझे ही याद रह गया है, लेकिन सबको याद नहीं रहता, और वो दोबारा से सब कुछ रचकर इंसाफ दिलाती है। इस बात को कभी भी मत भूलना और कभी भी ये मत करना कि हाँ भाई मैं ही हूं सब कुछ। कोई कितना भी बड़ा दबंग हो, उसे भुगतना पड़ता है अपनी करनी का। वो हर चीज को भुगतेगा, जो उसने किया है, जो बोया है वो उसी को काटेगा। तो इसी वजह से दोस्तों, जब आज के युग में हम देखते हैं कि एक परिवार के साथ बुरा हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं पिछले रिश्ते उससे जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनके साथ ऐसा घटित होता है।
आपने देखा है कि पूरा परिवार एक एक गाड़ी में जलकर इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। अब उसमें बच्चे भी होते हैं, लोग सोचते हैं बच्चों ने क्या कर्म किए थे, लेकिन पिछले कर्म का तो किसी को नहीं पता ना। हमें पिछले कर्म का अपने का नहीं पता क्या किया है हमने। तो ये चीजें होती हैं, दोबारा जिंदगी में चीजें लौट कर आती हैं और हमें सभी का हिसाब किताब देना है। तो सोच समझकर अपने कर्मों को अंजाम दीजिए। दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। ये तमिलनाडु के एक शहर से, अब वो शहर है, जब उस टाइम जिस टाइम ये घटी थी उस टाइम शायद शहर नहीं होगा। तो यह ऐसी घटना है जो लाखों दिलों पर राज करती है और आपको बताती है कि आपको कैसे चलना है। भ्रम में मत रहिए। ये कहते हैं ना कि देख सपने का सा संसार, मतलब सपना हो जाता है संसार में। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। उस पिता ने अपनी बेटी को अपनी जायदाद में वापस ले लिया, अपनी बेटी से माफी मांग ली और अपने जमाई और बेटी को अपना लिया और जमाई को भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। जिंदगी एक पल में बदल जाती है, आपकी हाँ और ना पर डिपेंड करता है। बदल गई, जमाई भी अमीर हो गया, घर परिवार अच्छे से चलने लगा। अब दोस्तों, उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। कई दिनों से नाम नहीं ले पा रही हूँ। पहला नाम है नेपाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सैनी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विनोद शंकर वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपिन कुशवाहा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जया USA से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत दूर से देख रही हो हमें, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रेगुलर कमेंट होते हैं। चंद्रा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किशोहरी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। शरीता तोमर जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करण सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीता कुंतल कई दिनों से हमसे कह रही हैं कि हमारा नाम लीजिए। नीता कुंतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बेटे से कमेंट कराती हो, मुझे पता है, आप मथुरा से हो, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विनय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल दोबारा से आपका नाम ले रहे हैं, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी जो भी राय, आपने जो कमेंट किया बहुत अच्छा लगा, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।